देखिए स्टूडेंट, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के बाद, जो कि पिछले टॉपिक में मैंने आपसे चर्चा की थी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को, अब हम ये समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ टर्म का डेफिनेशन डिफाइन किया जाता है और उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर ऑल टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है और इस पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहा जाता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस और पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। मैं समझा देता हूं इसका मतलब। मान लो मेरे पास में मार्कर है, मैंने हाथ पे रखा हुआ है। अब हुआ ऐसा कि ये मार्कर है, मैं इसको उठाता हूं, उठा के यहां पे ले जाता हूं, आई लिफ्ट अप टू दिस, जैसे ऐसे छोड़ता हूं ये नीचे आ जाता है, छोड़ता हूं ये नीचे आ जाता है, छोड़ता हूं ये नीचे आ जाता है, आता है नीचे। मैं कौन हूं? मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, ये नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे क्यों आ रहा है? तो आपका जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा है। मैं ऐसे ले जा रहा हूं, मैं कौन हूं? एक्सटर्नल एजेंट हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं ग्राउंड से इसकी पोजीशन बदल रहा हूं, यहां तक ले जा रहा हूं, ग्राउंड से इसकी पोजीशन बदल रहा हूं, यहां तक ले जा रहा हूं। गॉट द पॉइंट? मतलब क्या हुआ भाई, जब मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। और मैं कौन सा पर्सन हूं? मैं एक्सटर्नल पर्सन हूं, एक्सटर्नल फोर्स हूं। डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना है, दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर मैं ये कहता कि बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? सर बोले कंजर्वेटिव फोर्स है। कितना वर्क करेगा? सर बोले फोर्स जो भी डिस्प्लेसमेंट और cos 180, मतलब माइनस mgh जो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया। बच्चों, अगर मैं बहुत स्लोली ले जा रहा हूं, इतना स्लोली ले जा रहा हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, व्हेन आई एम टेकिंग इट स्लोली, बहुत स्लोली, बहुत धीरे, तब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब लगभग कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन लगभग कांस्टेंट है, और लगभग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स होता है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, ये जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसे बहुत स्लो ले जाता हूं जिससे कि इसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है या नियरली इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो बोले वो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स है, इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स है? बोले सर इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब माइनस mg। एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, शुड बी जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा सर? mg के इक्वल होगा। स्लोली जब ले जाते हैं तब। चलो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल के देखते हैं। तो एक्सटर्नल एजेंट कहां फोर्स लगा रहा है? अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? अपवर्ड। कॉस कितना है? जीरो है। फोर्स कितना है? मैग्नीट्यूड mgh है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस mgh आ गया। अच्छा, दोनों ही स्थितियों में हमने इस पेन का क्या चेंज किया? हमने इस पेन का पोजीशन चेंज किया, हमने इस पेन का पोजीशन चेंज किया। एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन, एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, सुनना ध्यान से, जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है तो एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है। इसका उल्टा, एक्सटर्नल एजेंट जब नेगेटिव वर्क करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है, और ये दोनों क्या करते हैं? पोजीशन को बदल देते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ये बात स्प्रिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बात साथ साथ स्प्रिंग के साथ साथ चार्ज सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो स्प्रिंग के एग्जांपल से समझो। मान लो मेरे पास में एक स्प्रिंग है, ये इसका नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल लेंथ है। मैं एक स्प्रिंग को खींचता हूं, खींचकर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, आई अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स,
एक्सटर्नल फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होता है स्प्रिंग में, एक्सटर्नल फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां तक समझा? एक्सटर्नल फोर्स के लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने क्या किया, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, ये देखो मैंने एक्सटर्नल एजेंट हूं, तो मैंने कौन सा वर्क किया? सर बोले आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम पॉजिटिव वर्क किया। अच्छा लेकिन अगर मैं इसे छोड़ देता, ऐसा खींचकर छोड़ देता, ऐसा खींचता छोड़ देता, तो स्प्रिंग फोर्स बैक साइड लग रहा होता था। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। कॉस 180 कितना होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? सो कॉस 180 इज नेगेटिव, मतलब कॉस 180 नेगेटिव होता है, कॉस 180 नेगेटिव होता है, मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव आ रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। एक बार फिर से मैं बता चुका हूं कि जैसे कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स के इस केस में भी ये बात एप्लीकेबल है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज WC इक्वल टू UI माइनस UF, UI माइनस UF, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। देखिए मैंने फिर से कहा है कि वर्क डन को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों स्थितियों में वर्क डन को डिफाइन किया जा सकता है। फॉर कांस्टेंट फोर्स आप और हम जानते हैं, फॉर कांस्टेंट फोर्स आप और हम जानते हैं वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट D वेक्टर, और वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन होता है इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल लिमिट जो भी होगी F डॉट dr, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, Ri टू Rf, Ri टू Rf, पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, जो भी बताया गया है डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर देखिए इनिशियल एनर्जी बड़ी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क करता है, नेगेटिव वर्क करता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है और फाइनली कम हो गई है तो कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है, और अगर इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है तो कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स जब नेगेटिव वर्क करता है तो एक्सटर्नल एजेंट जब पॉजिटिव वर्क करता है, ये पॉजिटिव करता है तो एक्सटर्नल एजेंट फिर कैसा करता है, नेगेटिव वर्क करता है। और अगर इस कंजर्वेटिव फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है तो ये कैसे हो सकता है कि एक्सटर्नल एजेंट भी कोई वर्क ना करे। ये समझने के बाद आप ये समझिएगा, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक बार हम इसके साथ क्या रिलेशन आता है उसे समझते हैं। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। और ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस में हम बता चुके थे आपको, एक होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और एक होता है वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। एक क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दूसरा क्या होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, तीसरा क्या होता है वर्क डन बाय अदर, WC, WNC और W अदर, ऐसा कहा जा सकता है। भाई अगर हम चाहें तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो आपके सामने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिख सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, फाइनल माइनस इनिशियल, सो KF प्लस UF, KI प्लस UI प्लस WNC प्लस W अदर। अब बच्चों देखिए यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल इनिशियल एनर्जी WNC प्लस W अदर। वापस सुनिएगा, सम ऑफ
potential energy and kinetic energy, sum of which energy, potential energy and which energy, kinetic energy is called total mechanical energy. क्या कहते हैं बच्चों? टोटल मैकेनिकल एनर्जी. सो हम ये कह रहे हैं टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस. ये इक्वेशन बनाई जा सकती है बच्चों. अगर कुछ ऐसा हो गया कि प्रॉब्लम में फ्रिक्शन नहीं गिवन है, डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं गिवन है, और प्रॉब्लम में कोई भी अदर फोर्स भी या उसका वर्क डन जीरो है. जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को. एग्जांपल ऐसा है कि मान लो एक ब्लॉक है, ये मान लो 5 kg का एक ब्लॉक है, 37 डिग्री एंगल है, यहां से यहां तक 5 मीटर है, 5 मीटर अवेलेबल है. अब उसने साफ कहा है नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्लिक नो डिसिपेटिव फोर्सेस, मतलब इसमें कोई भी एनर्जी खर्च करने वाला फोर्स नहीं है. ना तो फ्रिक्शन है ना एनर्जी खर्च करने वाला कोई फोर्स है. अच्छा, कोई फ्रिक्शन नहीं और कोई एनर्जी खर्च करने वाला फोर्स नहीं, ऐसा बोला है. और तो आपको बताना है कि जब ब्लॉक ए बी सी, ए टू सी, सी टू ए पहुंचेगा, सी टू ए स्लाइड होते हुए पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी? आप इसे बताएं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. भाई कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन जीरो हो गया. अब अदर की हम बात करते हैं तो अदर में मैं आपको सिखा चुका हूं कि अदर में हम बात करते हैं टेंशन के बारे में, अदर में हम बात करते हैं नॉर्मल के बारे में. नॉर्मल, टेंशन, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, और अदर में कई बार हम सूडो फोर्स को भी काउंट करते हैं. तो भाई यहां पर नॉर्मल किस तरह से लग रहा है, इस पे देखिए. 5G इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये 37, ये 37 आपके पास होगा. अच्छा, नॉर्मल इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ. सो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन चेक कीजिए. तो वर्क टेंशन तो है ही नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल देखो, नॉर्मल इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री. तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस 90 क्या हो गया? कॉस 90 जीरो हो गया. कॉस 90 जीरो हो गया मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल भी जीरो हो गया, वर्क डन बाय अदर फोर्स जीरो हो गया, तो ये जीरो हो चुका है. अब जैसे ही ये जीरो हुआ तो क्या करेंगे बच्चों? वर्क डन बाय अदर फोर्स अगर जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं, वी कैन से, ऐसा कहा जा सकता है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी प्लस जीरो, मतलब फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली. तभी वैलिड होता है जब नॉन कंजर्वेटिव और अदर के वर्क डन दोनों का सम या तो जीरो हो जाए या दोनों इंडिविजुअली जीरो हो जाए. वापस सुनना, दोनों का सम या तो जीरो हो जाए या दोनों इंडिविजुअली जीरो हो जाए, तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगता है. वापस सुनिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कब लगता है? मेरे साथ बोलिए. कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी हर समय लगता है क्या? तो मेरे साथ बोलिए, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी हर समय लगता है क्या? नहीं लगता है. कब लगता है? दो कंडीशन होनी चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई एनर्जी खर्च करने वाला फोर्स नहीं होना चाहिए, कोई एनर्जी खर्च करने वाला फोर्स नहीं होना चाहिए. और क्या? इसके साथ साथ एक बात और होनी चाहिए कि अदर वर्क डन बाय अदर फोर्स शुड बी जीरो. अदर फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होना चाहिए. अब अदर फोर्स का वर्क डन मतलब नॉर्मल, टेंशन, सूडो फोर्स भी हो सकता है. नॉर्मल का वर्क डन जीरो है तभी हम लगा रहे हैं, और इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. चलिए, शुरुआत में ब्लॉक किस पे था? देखो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस मान लेता हूं ऐसा. ठीक है, तो हम यहां पर, मैंने आपको बस सिचुएशन समझाई बच्चों कि अब हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम आसानी से एनर्जी को निकाल सकते हैं. मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं. मैंने सिचुएशन समझाया, कैसे निकलेगा इसके लिए वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूं, है ना.
टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट करने के बाद में, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से आपने और हमने सीखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या सभी तरह के सिचुएशन में एप्लीकेबल होती है, जब किसी भी तरह का फोर्स एप्लीकेबल होता है क्या। तो देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस तरह के फोर्स के लिए डिफाइन होती है। पहली बात कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या दोनों, तो केवल कंजर्वेटिव के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। हमने सीखा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, क्या सभी तरह के फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। तो हाँ, सभी तरह के फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, या चाहे साथ साथ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के साथ में कोई अदर फोर्स भी हो, तब भी हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब ये ब्रह्मास्त्र है फिजिक्स के लिए, दिस इज ब्रह्मास्त्र फॉर फिजिक्स। तीसरा हमने सीखा कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है। तो ये तभी लगता है कि जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय अदर दोनों का सम या तो जीरो हो जाए, या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो, वर्क डन बाय अदर फोर्स जीरो हो। ऐसा हो तभी ऐसा पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। ये बात समझने के बाद अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी, कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, उसका यूज क्या होने वाला है, और पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व करते समय अप्लाई करेंगे। तो अब आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तो बता चुका हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू बोलेंगे हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टाइप्स, कितने टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहला टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा टाइप है बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा टाइप पोटेंशियल एनर्जी का जो हम मैक्सिमम केस में यूज करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप कह लीजिए पहले हम यूज करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तीसरे टाइप का जो हम यूज करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, हमारे लिए काम का होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म में भी हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, वहां पे भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज की जाती है, लेकिन मेनली हम बात करें तो तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी यूज की जाती है। इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिटेल डेरिवेशन हम वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के बाद जो टॉपिक, मतलब हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या और कैसे डेरिवेशन निकाला जाता है। यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सीखेंगे। बस हमारे कंसर्न की कोई बात है तो वर्क डन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते सीखी जा सकती है और सीखा जाना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। ऑल्दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मान लीजिए r रेडियस है, कोई ऑब्जेक्ट h हाइट सरफेस अर्थ सरफेस पर चला जाता है, किसी को हम उठा के ले जाते हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो दिया जाता है mgh अपॉन 1 + h अपॉन r। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज mgh अपॉन 1 + h अपॉन r। फिलहाल आपको ये याद रखना है, याद रखने से भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसका डेरिवेशन फिर मैं कह रहा हूं ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है नियर अर्थ सरफेस, जब हम बात करते हैं नियर अर्थ सरफेस हम बात करते हैं, तो नियर अर्थ सरफेस मतलब जैसे h की वैल्यू मान लो 1 किलोमीटर है और रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं 6400 किलोमीटर है, तो आपको पता है ना 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर को कंपेयर करो तो 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, ये h है टू मच लार्जर देन r। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इस केस में जब h की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, h की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है किसके रिस्पेक्ट में, देखिए h की वैल्यू जब बहुत बड़ी हो छोटी हो जाती है r के रिस्पेक्ट में, तो h अपॉन r बहुत छोटा हो जाता है r के रिस्पेक्ट में, तो हम ये कहते हैं h अपॉन r जब बहुत छोटा हो जाता है r के रिस्पेक्ट में,
मतलब 1 के रेस्पेक्ट में, तो नियरली इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तब नियर द सरफेस mg h 1 प्लस एच अपॉन आर नियरली इक्वल टू 0 mgh लिखा जाता है। तो नियर द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी जाएगी mgh। क्या लिखी जाएगी बच्चों? क्या लिखी जाएगी बच्चों? नियर द सरफेस mgh। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और h जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से क्या हाइट होगा इस पे डिपेंड करेगा। जैसे पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।